बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ PTI रहनुमाओं के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आइंदा का लाहेअमल बयान किया गया। उनका कहना था कि कारकुनान तैयारी में नहीं थे, उन पर शेलिंग की गई है और वो हथकंडे आजमाए गए हैं जिससे इनकलाब लाने में हुकूमत परेशान थी और हुकूमत को ये खदशा था कि ये लोग मुल्क की जो तकदीर है वो बदल सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने पुलिस को झोंक दिया और हमारे इदारों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। हम इदारों से टकराव नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने वापसी का फैसला किया और अब अगर आएंगे तो मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। इसीलिए अदालत उज़्मा से भी हम रुजू करेंगे और अदालत उज़्मा की गाइडलाइन लेंगे और अपने इदारों को ये कहते हैं कि अगर आपने सही फैसले करने हैं, मुस्तकबिल की समत को बेहतर करना है, तो उसके लिए बेहतरीन फैसले करना होंगे। दूसरी जानिब आज वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो तारीख मांगते हैं नए इंतखाबात की, मैं आज उन्हें तारीख दे रही हूँ, अगस्त 2023 में नए इलेक्शन होंगे। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यौम तकबीर के मौके पर बहावलपुर में बड़ा मैदान सजाया, जिससे मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की और उनका यह कहना था कि जो पुरानी हुकूमत थी वो सिर्फ शोशा छोड़ती रही है, उसने साजिशों की बयानात दिए, लेकिन हमारे क्रेडिट पे क्या है? हमारे क्रेडिट में यह है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आते ही चीनी भी सस्ती कर दी, आटा जो है वो फी किलो 40 रुपए तक पहुंचा दिया है और उसके साथ साथ यूरिया खाद भी सस्ती कर दी है। 2000 रुपए का रिलीफ पैकेज भी देंगे और 8.5 करोड़ आवाम उससे मुस्तफीद होंगे। मुश्किल फैसले तो करने हैं, उसके लिए आपका साथ जरूरी है। मरियम नवाज साहिबा ने महंगाई कम होने की बात की है। आज के जलसे में हमने अवाम की राय जानने की कोशिश की है। याद रहे कि इसमें कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला शख्स नहीं है। हमने ये एक सर्वे किया है, वो आम आवाम से किया है, एक मार्केट में जाके किया है। आम आवाम क्या राय रखते हैं मुश्किल फैसलों के ऊपर और इस रिलीफ के ऊपर, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अभी गंदम की कीमत जो इस साल 2200 रुपये थी, लेकिन जो गंदम इस टाइम वसूल हम कर रहे हैं 2650 रुपये 2700 रुपये के रेट से हम वसूल कर रहे हैं। अब हम कहती नई गंदम आगे भाई, नई गंदम से बेहतर थी पुरानी गंदम जो 2400 रुपये में मिल रही थी। अब नई है, नई का रेट 2650 2700 रुपये पे चला गया, छाना लगी हुई गंदम का। हम किधर से आवाम को सस्ता आटा दें? इन्होंने पहली घूमत ठीक थी, उनके आटा भी सस्ता थी, लेकिन परेशानी कोनी थी होंदी है, कभी दे देंगे ने कभी नहीं देंगे। तकरीबन 1400 रुपये का तोड़ा एक दे रहे हैं। दालां ने वो भी महंगियां ने, घ्यो वे वो भी समान गल्लां करदा पिया, हर चीज़ महंगी हुई पई है। सर ये आटा भी महंगा है, दालें भी महंगी हैं, ना बत्ती है, ना घी, इतना महंगा है। गरीब आदमी क्या करे, ना मजदूरी अच्छे से मिल रही है। आटा लानों में भी नहीं मिलता, लाने 5-5 घंटे लानों में खड़ा होके फिर भी नहीं मिलता, शाम को घर आ जाते हैं। चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा जो है ना वो महंगी हो गई है। आम आदमी की खरीद जो है ना वो खरीद वो ख़त्म हो गई है। लाइनों में ही लगना पड़ता है। चीनी का 1 किलो देते हैं सिर्फ, तो उसके लिए भी आप जो है 5 घंटे लगा रहे हैं। आटे का भी सेम था। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि उस तबके से राय ली जाए जिसका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है, जो अपना जीना, अपना गुजर बसर जो है वो आसानी से कर सकता है किसी भी माहौल के अंदर। लेकिन उन लोगों की राय आप तक पहुंची है, वो कहते हैं जीना मुहाल हो चुका है, हर शय मुश्किल से मिल रही है और जो चीज़ मुश्किल से मिल रही है उसके रेट भी दुगना देने पड़ रहे हैं। इससे तो पुरानी हुकूमत ठीक थी। ये वो लोग हैं जो पुरानी हुकूमत के अंदर भी महंगाई का रोना रोते थे, लेकिन अब इनको ये लगता है कि महंगाई जो है वो अब सर से ऊपर गुजर चुकी है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आम आवाम की राय आप तक पहुंची है, क्या समझते हैं? मौजूदा हुकूमत ये दावा करती है कि हमने रिलीफ पैकेज दिया है जिससे अवाम मुस्तफीद होंगे, उसके साथ साथ मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे, लेकिन अभी जब उनके ऐलानात हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो मिल रही हैं, उस पर अवामी तासुर आप देख लें, तो इस अवामी तासुर से गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट अवाम पे प्रेशर डालेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। या सर, हुकूमत पर क्या प्रेशर पड़ेगा? इस हुकूमत ने या कोई भी हुकूमत हो, उसने अवाम का तो सोचना ही नहीं ना, अवाम के हवाले के मतलब बात ही नहीं करनी। मुझे एक बात बताएं, इससे बड़ा थप्पड़, इससे बड़ी जलालत, इससे बड़ी तौहीन क्या किसी कौम की होनी है कि आप उन्हें कहें कि आपको 2000 रुपया महीना मिलेगा और भाई 3 लीटर जो है ना वो घी तेल जो है आयल वो नहीं आता 2000 में। यार आप 1990 में ये बयान देते तो फिर अच्छा लगता, तो फिर उसके बाद तालियां बाजने जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हो रहा है। ये क्या है? इस कौम को आप वाकई जो मियाँ साहब ने फरमाया था हम बेकारी हैं ना, तो बेकारियों को इस तरह पैसे दिए जाते हैं ना, इस कौम को बेकारी बना दिया गया। इमरान खान 12,000 से ज़ायद रकम दे रहा था और उन लोगों को दे रहा था जिनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो।
ये देख के नहीं कि वो कौन है कौन नहीं। अब क्या कहा गया, मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि औरत, उस घर की सरबराह औरत है, औरत का शनाख्ती कार्ड देंगे, वो हमें SMS करेगी, यही कहा ना आज जी। सरबराह खातून सरबराह किसको आप क्या रहे 2000 के लिए किस तरह आप करेंगे? क्या किसी, मुझे बताएं, एक बर्गर खाने जाए ना किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट पे तो 2000 से महंगा है। 3 लीटर घी नहीं आता, तेल नहीं आ रहा 3 लीटर। आप अच्छे वाला तेल लेने जाते हैं 3-3.5 लीटर, 2000 में तेल नहीं आ रहा। आपने आम आदमी की बात सुनी, ये कौन सा आटा है जो सस्ता हो गया? कहाँ पे सस्ता हो गया? कहाँ से सस्ता मिलता है? किन जगहों से मिलता है? वो इन लोगों को बेचारों को बता दें ताकि इनको भी मिल सके। अब 2000 पे आपने लोगों को लगा दिया। भाई आप कोई प्लान देते, आपने कहा महंगाई खत्म हो गई, हमने अवाम को सहूलतें दी। मरियम साहबा ने कहा क्या सहूलत दी अवाम को? कोई एक सहूलत बता दें। आटा नहीं मिल रहा, घी महंगा, दालें महंगी, पेट्रोल महंगा, किराया ज्यादा हो गया। आपको पता है 30% किराया बढ़ गया है जी। 30% AC पे और 20% नॉन AC पे। जनाब मुझे एक बात बताएं, एक शख्स जो घर से निकलता था बेचारा, वो किस तरह आएगा? मैं आपको हल्फन करता हूँ, मैंने कल गंगाराम अस्पताल के बाइट से एक रिक्शा लिया और गुलबर्ग में जाके उतरा, 400 रुपया किराया लगा, 400। अगर आप लोग जरा देखें ना, जिनकी 25,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, उनको तो आपने फंदा दे दिया ना। लोग तो आपसे ये उम्मीदें लगा रहे थे आप आएंगे, खुशहाली आएगी, आप आएंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा, गरीब आदमी खुशहाल होगा, आम आदमी को चीजें मिलेंगी। आपने दावे किए, आपने नारे लगाए। आपने भी पेट्रोल महंगा होने की वजह से गाड़ी का इस्तेमाल छोड़ा? नहीं जी, मैंने नहीं उस वक्त इसलिए नहीं छोड़ा, मैं ऐसे ही करूं जो मेरे पास उस वक्त गाड़ी थी नहीं। या सर आप जान के छेड़ते हैं, आप अंदर से ना आप भी कहते थे ये आए, जब आएगा शबाज तो ऊंची होगी। मैंने तो पूछा है, मैंने कब पूछा है? तो छोड़नी पड़ जानी है भाई, जो सूरत हाल है छोड़नी पड़ जानी है। किस तरह चलाएंगे आप? क्या करेंगे? मुझे एक बात बता देना, क्या करेंगे? आप घर के लिए जो राशन लेके जाते हैं, अब आपकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। आप जो घी लेके जा रहे हैं, जो चावल लेके जा रहे हैं, चावल जो है वो 80 रुपए किलो बढ़ गई है कीमत। सब्जियां महंगी हो गई हैं। वो यूरिया खाद पे 389 रिलीफ दिया था, 1768 कीमत मुकर्रर की थी, वो अब मिल नहीं रहा। ब्लैक में वो 2100 से ज्यादा। मुझे ला देना यूरिया खाद जो है ना, मुझे ला दें किसी जगह से, ला देना किसी जगह से। किसको ये पागल बना रहे हैं? अवाम फिस गई। अवाम को आपने 2000 रुपया दे के आपने समझा कि मैंने सब कुछ कर लिया। मुझे नहीं समझ आती कि इनके सियासी मशीर का है। मुस्लिम लीग नून के सियासी मशीर, मेरा ख्याल है वो भी किसी और के हाथ में खेल रहे हैं कि जो इनको सियासी खुदकशी के लिए ये फैसले करवा रहे हैं। यासर गरीब आदमी मर गया, सफ़ेद पोश मर गया, मिडल क्लास का आदमी मर गया, अमीर तो अमीरता होता जाएगा। अमीर को तो पता ही नहीं उसके किचन का कितना खर्चा है, वजीरों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर आपने तब्दीली लानी थी, अगर आपने वाकई इस कौम का भला करना था, तो मैंने कल भी कहा था पेट्रोल अलाउंस बंद कर दें तमाम सरकारी मुलाजमीन का जिनकी 2 लाख से ऊपर तनख्वाह है, बंद कर दें सियासतदानों का, बंद कर दें उन वज़रा का, बंद कर दें उन लोगों के अनाउंस जिनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा जिनके किसी अनाउंस की ज़रूरत नहीं है। सरकारी गाड़ियाँ जिनके पास 6-6 दिए बंद करें, एक गाड़ी दें उन्हें, करें ना, लाएं। अपने से शुरू करते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है ना, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जिस मुल्क के अंदर एक एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब में सिर्फ पंजाब के अंदर 2 लाख पुलिस को आप इस काम पे लगा दें, करोड़ों रुपए के आप खर्चे अखराजात इस चीज़ के कर देंगे, आप खाना भी देना है, कंटेनर भी लगाने हैं, आप उस कौम को उस मुल्क के अंदर उस हुकूमत का क्या हाल होगा, क्या होगा? और भाई बातें करते हैं आप इतनी ज़्यादा जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप सारे कह रहे हैं जो फलां फ्लाप हो गया, फलां फ्लाप हो गया, फलां फ्लाप हो गया, आने देते उनको करने देते। महंगाई इतनी ज़्यादा, या सर मैं आपको बता दूँ, अगले चंद दिन में आपकी सोच से ज़्यादा महंगी चीज़ें हो जानी हैं, आपकी सोच से ज़्यादा। आज मेरी किसी शख्स से बात हुई, उसने कहा भाई क्या सूरत हाल है? उसने कहा जनाब प्याज 100 रुपये से ऊपर जाने लगा है। मैं कहा क्यों? उसने कहा जी आपको नहीं पता, हर चीज़ महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, किस तरह हम सस्ती बेचेंगे? तो ये तो होना ही होना था। ये आपने अवामी अच्छा किया, अगर आप और मैं बोलते ना तो ये कहा जाना था शायद ये किसी चीज़ किसी वजह से बोल रहे हैं। भाई हमारी किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है, हम अवामी अवाम की आवाज़ जो है उसे आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि शायद अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचे तो शायद फिर ही आप कुछ होश के नाखुन लें।
आप बताएं ना मुझे ज़रा, इस पे आज किसी एक टीवी चैनल ने ये प्रोग्राम किया कि इमरान खान 12,000 दे रहा था, 12,000 दे रहा था ना जी, वो 3 माह का उन्होंने यकमुश्त दिया था। ठीक है, 4,000 महीना और 3 माह का उन्होंने आपने 2,000 रुपया पर मंथ रख दिया है, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया है, बिजली आप महंगी करने जा रहे हैं। साहब ने इसका अजीब सा खुलिया ये निकाला कि कोई भी जो मुतवस्सित तबका है, जो कोई घर है, उसका 5% जो है आमदन का वो पेट्रोल पे खर्च होता है, तो 5% के हिसाब से 2,000 रुपये वो फीकस घराना देना चाहते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब, आपका 5% कितना खर्च होता है किसी दिन आके टीवी पे ये भी बता दें कि आपका 5% कितना है। यानी आपने एक अंदाज़ा लगा दिया ना। मुझे बता दें, एक मोटरसाइकिल सवार जो सुबह घर से निकलता है, या सर कितना पेट्रोल लगता होगा वहाँ से लेके ठोकर नियाज बेग तक? ये हमारे दफ्तर के एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, हमारे कैमरामैन आते हैं, हमारे रिपोर्टर्स आते हैं, जो 30-30 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 200 का पेट्रोल तो उनका लग जाता है। वो तब लगता था जब 150 रुपये लीटर था। ठीक है, चलें, यहाँ पे तो फिर भी बहुत सहूलतें हैं ना, जहाँ पे कुछ नहीं है उनको क्या हाल होगा? कभी सोचे 200 का लग गया। जहाँ पे सहूलतें हैं ये उनकी मुश्किलात हैं, ये उनकी मुश्किलात हैं, तो फिर नीचे वाला तबका तो वैसे ही पिसा हुआ मरा हुआ है ना। तो 6,000 का तो पेट्रोल लग गया ना, तो ये क्या दे रहे हैं? 2,000 बीक दे रहे हैं, बीक। और खुदा का खौफ करो, तुम तो 50,000 रुपया टिप दे के जाते हो होटलों में, और तुम दे रहे हो ये 2,000 रुपया लोगों को। क्यों भिखारी बना रहे हो? क्यों लोगों को ये एहसास ला रहे हो कि जो आपने कहा था क्या भिखारी हैं जी? भिखारियों के साथ ऐसा ही होगा। 2,000 दे के मजाक बनाया, और मुझे माजरत से एक बात अजीब मुझे समझ नहीं आई कि हमारे लोग वो तजियाकार नहीं जागे, हमारे वो लोग नहीं जागे जो सुबह से लेकर शाम तक महंगाई का रोना रोते थे। मुझे नहीं पता, लगता है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं कहीं, उनको ये नजर नहीं आया ये क्या किया। क्या सर इस कौम के साथ मैं समझता हूँ नहीं, मुझे कहना साहब एक मंतिक नहीं समझ आता। जब आप निकलेंगे नहीं, जब आप अपना सोचेंगे नहीं, जब आप इंतखाब ठीक नहीं करेंगे, तो मेरा साहब सोचता हर बंदा ही है। ये अलग बात है कि अपने लिए कौन सोचता है और दूसरों के लिए कौन सोचता है। सोच में फ़र्क मुख्तलिफ होता है, लेकिन बात यह है कि सोच सबकी है, लेकिन ज़्यादातर की अपने लिए सोच होती है। और हमारे यहाँ ऐसे ही इक़्तिदार पे मुसल्लत रहे हैं जिनकी ज़्यादातर सोच अपने लिए। वो गिने चुने लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहाँ पर सुनी जाती है ये अलग बात है। एक मंतिक समझ नहीं आई। मुफ्ती इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि 9 अरब डॉलर्स हमें मिल सकते हैं, एशियाई तरक्याती बैंक से भी मिल सकते हैं, IMF से भी मिल सकता है, सऊदी अरब से भी जो बातचीत हो गई है, हमें 9 अरब डॉलर मिल सकते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा आज के जलसे में जो तकरीर कर रही थी, एक तरफ उन्होंने रिलीफ की बात तो कर दी, दूसरी तरफ उन्होंने फिर ये बात की कि अगर मुश्किल फैसले करेंगे तो क्या साथ दोगे। उससे तासुर ये आता है कि आगे चीज़ें फिर महंगी होनी जा रही, तो फिर ये समझ से वाला तरह कि वो 9 अरब डॉलर किस चीज़ के लिए आएगा। मुफ्ती इस्माइल साहब ना मौसम की तरह रंग बदलते हैं, अपने बयानात को बदलते रहते हैं। आप उनकी बात पे ना यकीन किया करें। उनके आपने कल बयान सुनाए थे, फिर क्यों यकीन करते हैं? आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और जो चीज़ें थी, जब वो 2,000 रुपये का ऐलान कर रहे थे, ज़रा वो अगर आप लगा सकें लगा के दिखा दें, तो फिर हम तो मजबूर हैं कि बतौर एंकर, बतौर तजिया कर हम उस तरह बात कर नहीं सकते। तो ये तो मजाक उड़ा रहे थे ना। तो जब इस कौम को क्या समझते थे वो, और इस कौम के साथ क्या कर रहे थे वो, एक मजाक कर रहे थे। या सर ये सारे सियासतदान किसी भी जमात से तलक रखते हैं, इनकी जायदादों का 25% हिस्सा सेल कर दें तो इस मुल्क के कर्जे उतर जाते हैं, डॉलर नीचे आ जाता है, किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। सिर्फ 25% इनकी जायदादें बेच दें, इनके कारोबारों से इनसे मुकम्मल टैक्स लेना शुरू कर दें। जिस सियासी जमात में भी कोई है, उसने जितना पैसा लूटा हुआ है वो निकालना शुरू कर दें। आपको नहीं पता कि एक सूबाई वजीर इस वक्त मौजूद है सिंध में, उनके घर रेड पड़ी थी तो कितना पैसा मिला था, याद है आपको? तो बलूचिस्तान में भी वजीर खजाना के, मशीर खजाना के घर से कितना पैसा मिला था। यहाँ पे तो आप खोदें, इनके घरों को जाके खोदें तो क्या क्या निकलेगा वो तो अल्लाह ही जानता है, या ये खुद जानते होंगे। राना साहब, बात यह है कि आज के दिन अगर आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी आपको क्या दिखाई देती है आने वाले दिनों के अंदर? ये अगर इक़्तिदार में रहते हैं तो इनका इक़्तिदार में रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है या इनकी अपनी सियासत के लिए नुकसान? देखिए, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आप जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं आगे, वो सारे के मुझे कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। क्यों आप मुस्लिम लीग नून पहले कम मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मुल्क के लिए साहब मैं कथा कलाम के लिए माजरत, आप ये जानते होंगे PTI की गवर्नमेंट के अंदर मैं तनकीद करता रहा हूँ उन पर, बिल्कुल मैं करता रहा हूँ। इस गवर्नमेंट के अंदर आपने ये भी देखा कि मैं इन पे भी तनकीद कर रहा हूँ। मेरे सवाल हैं
वो तासुर एक अलहदा से अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो एक अलग बात, लेकिन आप ये देखिए कि आज हंसी सिर्फ इस बात पे आई कि मरियम नवाज साहिबा ने जब जलसे के अंदर ये कहा, जहाँ पे सही बात है मैं वो कर लूँगा, मैं उसका सवाल भी कर लूँगा, लेकिन जिस बात पे हंसी आती है एक आम बंदा भी हंस सकता है उस पर। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि आप आज़ादी की तहरीक लाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को लंदन की ठंडी हवाओं में क्यों बिठाया हुआ, उन्हें पाकिस्तान में लाएं, आज़ादी की तहरीक चलाएं। अल्लाह भला करे। मैं सवाल ये बनता है कि आपके अपने भाई बाहर बैठे हुए हैं। वो लंदन नहीं बैठे, वो मरी बैठे हैं, वो यूबिया बैठे हैं। ये बार बार कहती हैं मोहतरमा हर जलसे में, उनको भी लाएं, उनको भी लाएं। और भाई साग डार साहब को भी ले आए, भाई वहाँ बाकी जो बैठे हैं उनको भी ले आए, अपने सके भाइयों को भी ले आए, आप फिर बाकी लोगों को भी लेके आए ना। क्यों नहीं पाकिस्तान लेकर आते? ये पाकिस्तान है, उनका पाकिस्तान है, उनकी हुकूमत है, उनका वक्त है, सारा कुछ है, क्यों नहीं लाते? दरअसल ये मदारी की तरह हमारे सियासतदान तकरीर करते हैं, सामने अवाम बैठी होती है, अवाम को पागल बनाते हैं, और हम लोग जो हैं जाहल बन चुके हैं। हम जानबूझकर जिंदाबाद मुर्दाबाद जीवे जीवे आवे आवे ये नारे लगाते हैं। यासर जानते हुए किसको नहीं पता कि मरियम साहिबा के दोनों भाई बाहिर हैं? कोई है बंदा जिसको नहीं पता? कोई है पाकिस्तान में ऐसा? तो फिर भी हम उनकी इस तकरीर पे जाके नारे लगाना शुरू कर दें, इस तकरीर पे जाके वो करना शुरू कर दें। किसको नहीं पता कि उनका एक सगा कज़न जो है वो भी बाहर बैठा हुआ है? किसको नहीं पता उनके दीगर अजीज बाहर बैठे हैं? अगर आपने अवाम को कैशी करना है, अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, तो कम अज कम तकरीर का जो मतन है उसमें से ये लाइनें ही निकाल दें। आपने पीछे ही लगाना ना, तो ये लाइनें निकाल दें। आपके पास और बहुत से इश्यूज हैं, आप उस पर बात कर लें। आप उस तरफ को लेके जाती हैं जिसका खुद निशाना आप बनती हैं, आपका खानदान बनता है। आप इसको छोड़े, आगे चलती है, जरा बड़ी खबरें। राणा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या फैसले हुए हैं? जिस तरह कल फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये जो हुकूमत है ये नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी, क्या कोर कमेटी वाले अफराद भी इस बात को मानते हैं या फिर उनकी स्ट्रेटजी जो है वो यही है कि ये हुकूमत मान जाएगी? देखिए सर, आज तो एक कोर कमेटी के इजलास से पहले खान साहब ने एक सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात की, तो उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया, उसमें कोई बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी हुई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरे पास जो अंदर की खबर है जो मुझे मेरे ज़राए ने बताई है कि सबसे पहले तो खान साहब ने वहाँ पे बैठ के कुछ लोगों की क्लास भी हुई, कुछ लोगों को कहा भी गया कि भाई ये सारा कुछ जो हुआ है, चलें मान ले ये तो मुमकिन नहीं था कि आप इस्लामाबाद तक पहुँचते, लेकिन आपको आपके अपने शहरों में तो नज़र आना चाहिए था ना। अच्छा, ये बाकायदा पूछा गया। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सवाल खान साहब से भी किया कि ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ मुआहदे, कुछ मामला, कुछ चीज़ें ऐसी तय हुई हैं। उन्होंने कहा जी कोई चीज़ तय नहीं हुई, किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं, हमसे राब्ते ज़रूर थे, लोग राब्ते कर रहे थे, तो हम तो जहनी तौर पे इसी काम के लिए गए थे जिसके कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन की तारीख दे दे, असम्बली डिज़ोल्व कर दे, हमें इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट ही कोई नहीं था। उसके बाद इलेक्शन होते जो जिसको मुंतब करता। उन्होंने कहा जब हम वहाँ पे पहुँचे, आपको पता है खान साहब जिस एक सड़क पे काफ़ी देर खड़े रहे, काफ़ी देर, आपको पता है एक जगह पे जी बहुत देर वहाँ पे रुकावट भी नहीं थी, उसके बावजूद खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? इतला ये थी कि खान साइड पे बिल्डिंगें थी ऊंची ऊंची कि यहाँ पर खान साहब पर हमला हो सकता है, खान साहब को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। सही। और फिर ये भी था, फिर जब खान साहब को ये कन्फर्म इतला आ गई, खान साहब के पास वीडियोज़ आ गई कि खान साहब आपका क्लैश कराया जाना है, आपके फड्डा करवाया जाना है और फड्डे के साथ बहुत बड़ा मामला ख़राब होना है, ये सारा कुछ आ गया। तो खान साहब ने फिर ये फैसला किया। देखें, एक ज़हन में रखें, इमरान खान को अगर ये समझें कि हरा लेंगे, मुमकिन नहीं है। सही। वो डटा हुआ है। और मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ, फिर हम अगले गेस्ट पे चलेंगे। मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ कि इसी महीने में, यानी इसी महीने को कह रहे जून में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा और इलेक्शन इसी साल होंगे। अच्छा, आप ये जितने मर्जी तजिया कर कह लें कि जो मर्जी है, मरियम साहिबा यानी हुकूमत जो मर्जी कुछ कहती है, जितने मर्जी वज़रा जो मर्जी कह लें, इसी साल में इलेक्शन होंगे, 101% इलेक्शन होंगे। आप तारीख नोट कर लें, आप आज का दिन नोट कर लें, इसी साल में होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान अब जब जा रहा है इस्लामाबाद, और इमरान खान जब इस्लामाबाद जा रहा है, वो तारीख जो है 9 जून का जो है 10 तारीख से पहले जाएगा। और इमरान खान जब जाएगा, कोई रोकना भी चाहे तो उसे नहीं रोक सकेगा, कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकेंगे। वज़ीर आला पंथ के जलसे में ये कह चुके हैं कि अगर अब निकलने का इरादा किया तो जेल भेज देंगे। अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि अगर आपने तारीख लेनी है इंतखाबात की तो सुन लीजिए, अगस्त 2023 से पहले इंतखाबात नहीं होंगे, अगस्त 2023 में इंतखाबात होंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब आज के जलसे में कहते हैं कि अगर अब निकलने का इरादा किया तो जेल भेज देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि हमने अदालत उज़्मा से रुजू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अदालत उज़्मा से हमें डायरेक्शन मिलेगी और वही हमें तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगी। तो अब अगला लाहे-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कोर कमेटी इजलास में क्या फैसले किए हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, आप 6 दिन का अल्टीमेटम दे के वापस चले गए। हुकूमत कहती है आप 6 दिन बाद आएँ, आप 60 दिन बाद आएँ, आप जब मर्जी आएँ, वेलकम है, आप अपना एहतजाज करें, लेकिन जो इंतखाबात हैं वो अगस्त 2023 में होंगे। अब वज़ीर आला पंजाब ये कह चुके हैं दोबारा निकलने का इरादा किया तो जेल भेज देंगे। तो फिर अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? वो 6 दिन जो आपने वापसी के हवाले से मुख्तस किए, उसके पीछे मंतिक क्या थी? अगर दोबारा आना है तो दोबारा आने की तैयारी क्या है? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल किए हैं। पहले तो मैं जाली वज़ीर आला का जरा मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। मामला ये है कि ये खुद जाली वज़ीर आला है, इसके जितने इक़दामात हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंगें, एहकामात, ब्यूरोक्रेसी, जो इसके एहकामात पे अमल दरामद कर रहा है वो गैर आईनी इक़दामात का मुर्तकिब हो रहा है। इस शख्स का वोट ही काउंट नहीं हुआ बुनियादी तौर के ऊपर। दूसरा, वो 20-25 अरकान भी जो हैं वो डीसीड हो गए। अब तो ये वज़ीर आला बिल्कुल है ही नहीं, इसका इलेक्शन भी जाली था, अब भी जाली। दूसरा, जब कहते हैं इमरान खान को जेल में डाल देंगे, इमरान खान ने कुछ तुम्हारी तरह चोरी की हुई है, कुछ टीटियां लगाई हुई हैं, कुछ जाली अकाउंट्स बनाए हुए हैं? आप किस मुंह से बात करते हैं? आप लोगों का खुद चोर, डाकू, लुटेरे इस मुल्क के अंदर आकर इक़्तिदार में आप लोगों को बिठा दिया गया बैरूनी साजिश के तहत, जिसके नताइज पूरी कौम को जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं, महंगाई की शक्ल के अंदर, NROs की शक्ल के अंदर। तुम्हारी औकात, तुम्हारी जुर्रत है इमरान खान को जेल में डालने की? तुमने सोच कैसे लिया इस तरीके से कि इमरान खान को जो है वो जेल में डाल देंगे? इमरान खान को हाथ लगाना दूर की बात है, इमरान खान के बारे में आपको हम उल्टा सीधा सोचने भी नहीं देंगे। बुनियादी तौर के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने की है, ये तो हिटलर ने नहीं की थी, ये तो हिटलर से भी आगे निकल गए। और मैं समझता हूँ कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की हमेशा स्ट्रेंथ अवाम होती है। हम हमेशा अवामी सियासत करते हैं और अवाम ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, हमारे लीडर ने रिस्ट्रेंट शो किया। उस दिन जिस किस्म का इन्होंने जुल्म बर्बरियत कर दी, 2 हमारे कारकुन शहीद हुए, एक शहीद नामी मैदान से, एक फैसल जो है जिसको पुल से बेदर्दी से डंडे मार मार के हाथों पे उसके DSP ने उसको जो है वो नीचे गिरा दिया पकड़ के। कुछ शर्म हया है इनको? लोगों के घरों में जो छापे डाले हैं, रेड किए हैं इन्होंने, कुछ शर्म हया है इनको? इनको शर्म कहाँ नहीं है जिन्होंने 14 लोगों को मॉडल टाउन में शहीद कर दिया था, फ़ारूक हबीब साहब, जायद लोगों को गोलियां मारी। हबीब साहब, राणा साहब, ये जुल्म और बर्बरियत की एक नई बदतरीन तारीख रकम इन्होंने की है। और मैं ये बता रहा हूँ, इससे आप लोग इस पे कार भी रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने FIR काट दी है ना इनके ऊपर, तो इनको बचने की जगह नहीं मिलनी। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, ये तो बताइए कि 1 तारीख को 6 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कितने दिन आप देंगे इनको अपने इस्लामाबाद मार्च के लिए? देखें, हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। ये जो एहतजाज है ये हमारा एक बुनियादी आईनी हक, और उसी आईनी हक के तहत हम एक आईनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जा रहे हैं। जो राइट टू असेंबल है और राइट टू मूवमेंट है आपका आर्टिकल 15-16, वो बड़ा वाज़ेह है। अब कौन उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है? इस किस्म का जुल्म जो है वो कौन कर सकता है कि आप बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, वो आपको शर्म हया ही नहीं है आप लोगों को? इस मुल्क के अंदर चोरों डाकुओं को साहब, आपका सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं, आपको वहां से मिल जाती है इजाजत, हम यही अवाम ये जानना चाहते हैं, उसके बाद क्या आप बजट के बाद निकलेंगे, बजट से पहले निकलेंगे? नहीं, देखें, हाँ, तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता। हम अपना राइट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हम निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे और लाखों की तादाद में निकलेंगे, और इंतखाबात की अनाउंसमेंट भी इसी महीने जून के अंदर होनी है। हम इनको ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। इनका एक एक लम्हा राणा साहब इस मुल्क की। फ़ारूक हबीब साहब, आप कहते हैं कि होनी है, दूसरी तरफ कल फवाद चौधरी साहब हमारे कह गए हैं कि हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने बात की है, मैंने उनसे सवाल किया था कि आपको कैसे लगता है कि ये हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर देगी, तो उन्होंने कहा कि मैं अग्री करता हूँ आपसे, ये इंतखाबात का ऐलान नहीं करेंगे। नहीं, देखें,
इन्होंने इंतखाबात का, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो मिसाल नहीं देना चाहता सो प्याज वाली, बाकी आप समझ लें सारी। मामला ये है कि ये लोग जो हैं ये लातों के भूख हैं, ये बातों से मानते नहीं है। मामला ये है कि ये पाकिस्तान की अवाम जो है उसका प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जब अवाम सड़कों के ऊपर होगी और अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। इनका एक, मुझे सिर्फ सादा सी बात बता दें, इसके बाद जवाब क्या बचा। इनका एक एक लम्हा पाकिस्तान के ऊपर भारी गुजर रहा है। आप ये देखें कि जो 30 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, 30 रुपए ये और बढ़ाने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान का गरीब आदमी बर्दाश्त कर सकता है इस महंगाई के तूफान को जो आ रहा है? बल्कि महंगाई का तूफान नहीं, महंगाई का सुनामी आ रहा है। हर चीज को उड़ा के ले जाएगा। बिजली महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दालें महंगी होगी, घी महंगा हो गया। बचा पीछे क्या है? मामला ये है कि हम रशिया के से 30% सस्ता तेल लेने जा रहे थे। इंडिया ने लिया है ना। इंडिया इस खिते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत, अमरीका का। उनके वजीर खारजा ने, अमरीकी वजीर खारजा के मुंह पे कहा कि यूरोप जितनी गैस लेता है एक दिन के अंदर, हम तो शायद उसकी आधी में नहीं लेते। हमारे लोग गरीब हैं, हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए, सस्ती गैस चाहिए। उन्होंने लेके अपने रेट कम कर दिए, इन्होंने रेट बढ़ा दी। तो ये कौन सी पाकिस्तान के मफाद? फरहान हबीब साहब, वजीर आला पंजाब को आप कहते हैं गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग हर चीज वजीर आला जी, जाली वजीर आला गए। अच्छा, आप डी सीट भी हो गए, सारा कुछ हो गए, तो आपकी कोई पटिशन भी गई हुई है कोर्ट में, उस पटिशन का क्या बना? कब तक उस पर समाअत होगी? क्या सूरत हाल है? देखें, वो तो पाकिस्तान की अदालतों में मामलात हैं, उनको अब फैसला करना है। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा आईनी बहरान मौजूद, गवर्नर के मामले में भी गवर्नर मौजूद नहीं है, वजीर आला मौजूद नहीं है, उसके गैर कानूनी अहकामात हैं। लोगों को शहीद करवा दिया पकड़ के, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को अपाहज कर दिया, किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया। ये कौन सी हुकूमत है? किस जमहूरियत के अंदर आप अपने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर देते, आंसू गैस पर बरसाना शुरू कर देते? हमने किस पुलिस वाले का सर फाड़ दिया? हमने किस पुलिस वाले का पकड़ के नुकसान कर दिया? हमने किस सरकारी अमलाक का नुकसान कर दिया? हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमें ये कहते हैं जनाब बंदे नहीं निकले, बंदे नहीं निकले। ये ही मुझे बताएं, जब नवाज शरीफ वापस आया था एयरपोर्ट के ऊपर मुशर्रफ दौर में, कोई बंदा था वहां पर? कोई बंदा नहीं था। इसके अलावा मुझे आप ये बताएं, ये जब सजा हुई है, ये शहबाज शरीफ एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच सका था, 4 बंदे नहीं निकले। यहाँ पे तो एक पटाखा चल जाता था, नून लीग की लीडरशिप दरवाजे बंद करके बाथरूमों में छुप जाते थे। यहाँ पर तो जो है वो, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, कंटेनर लगा दिए, रास्ते बंद कर दिए, मट्टी डाल दी, शीशे लगा दिए सड़कों के ऊपर। इतना खौफसारी हो गया था इनको इमरान खान का। उसके बावजूद जो कहता था खूनी वजीर दाखिला के मैं इमरान खान को इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा, इमरान खान इस्लामाबाद भी आया और पाकिस्तान की अवाम के साथ आया। सिर्फ एक वजह से इमरान खान ने धरना कॉल ऑफ किया। उसकी बुनियादी वजह थी कि जितना गमो गुस्सा इन्होंने लोगों में डाल दिया था, जितना इन्होंने जुल्म किया था, कल को खुदा न खास्ता अगर इश्तियाल बढ़ जाता तो उससे मुल्क का नुकसान होना था। इमरान खान ने एक कौमी सोच अपनाई, वो कौमी सोच इनके अंदर नहीं है। ये कहते थे लाशें गिरती हैं, गिर जाएं। ये कहते थे जब आप ये समझते हैं कि कौमी सोच इनके अंदर नहीं है, तो फिर किस हिकमत अमली के तहत दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे और ज्यादा कुव्वत के साथ आएंगे, ज्यादा अवामी कुव्वत के साथ। तो वहां पे अगर इंतशार पैदा होता है, खाना जंगी की सूरत हाल होती है, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या होगी? नहीं, देखें, इंतशार हमारी तरफ से ना कोई इंतशार है, ना कोई खाना जंगी का मामला है। एक मुझे सिर्फ सीधी सी बात बताएं कि जो एक जमहूरियत होती है और डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, उनके पास ऑप्शन क्या होता है? उनके पास ऑप्शन अवाम होती है और अमन जदोजहद होती है। पाकिस्तान की अवाम इस टाइम इंतखाबात मांग रही। मुझे सिर्फ आप ये बता देना, राणा अजीज साहब आप भी सुन रहे हैं, कि इन्होंने क्या बंदर बांट की है कि जनाब ये सड़कों की कम्युनिकेशन की वजारत फजलुर रहमान को दे दो, ये 4 वजारतें आसिफ अली जरदारी को दे दो, वो अपनी लूटमार करे, फजलुर रहमान को अपनी जो भूख है वो खत्म करे और ये अपनी भूख खत्म करे। ये इस तरह इक़्तिदार की बंदर बांट होती है। वो वजारतें कम्युनिकेशन जिसमें मुराद सईद घर से पानी भी अपना लेकर आता था साथ में, वहां पर आज आप देखें कि लल्ले तलल्ले रिश्वतों के खाते खुल गए हैं। आज वजीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो देखें खड़कना शुरू हो गई है। आए रोज जो है वो इत्तेहादियों में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। इस तरीके से सरकारी खजाना जिस तरह रेवड़ियां बांटी जाती हैं, इस तरीके से जो है वो शाह खर्चियां हो रही हैं। आपको पता है वजीर आज़म हाउस के लिए इसी के अंदर इन्होंने 40 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसकी डिमांड भेजी थी। इमरान खान ने 3 सालों में 1 अरब 10 करोड़ रुपया जो सैंक्शन बजट था उसमें से सेव किया। कोई एक प्राइवेट दौरा इमरान खान ने नहीं किया बैरून मुल्क का। इनसे
कम खर्चों पे इमरान खान ने जो है वो बैरून मुल्क के दौरे किए, अमेरिका चला गया, कमर्शियल फ्लाइट में चला गया, ये 4-4 दिन फरह हबीब साहब, आइंदा ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है, अगर ये 1% मैं कह रहा हूँ इनकी हुकूमत नहीं जाती और ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, तो क्या पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेगी अपनी मकबूलियत दिखाने के लिए? जी बिल्कुल, देखें मकबूलियत का मामला नहीं है, हम हर इंतखाब के अंदर हिस्सा लें, लेकिन जो हमारा एक मौक़िफ़ है, अब जिस तरह ये इन्होंने पंजाब में 20 सीटों का इंतखाब अनाउंस किया है, हम बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट्स उतरेंगे मैदान के अंदर और इनको हम पाकिस्तान की जो अवाम का वोटिंग का मैदान है उसमें सबक सिखाएंगे। अभी तो इलेक्शन कमीशन, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि कितने दिन हो गए डी नोटिफाई हुए ने? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया डी नोटिफिकेशन को, आज 28 तारीख हो गई। मुझे आप सादा सी बात बताएं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं जो नाहल हुए, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वजह है, क्या रीजन? सुना उसकी समाअत होगी, वो सुना है कि उन्होंने कोई डेट मुकर्रर कर दिया समाअत के लिए। जी सुना है कि उसकी समाअत के लिए कोई डेट मुकर्रर की है। उसकी समाअत क्या होती है? कोई नहीं होती है, तो एक तयशुदा बात है, कानून है कि अगर कोई मेंबर आपका रिजर्व सीट का, मिनॉरिटी का, खवातीन वो तो भेजे जाएंगे और नॉमिनेट हो जाए। नहीं, वो तो भेज दी होती है ना, पहले दिन से भेज दी होती है। नहीं, वो लिस्ट पहले की सबमिटेड होती है। इंतखाबात से कबल ही लिस्ट, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जमा हो जाती है, जिसमें मिनॉरिटीज के लोग भी होते हैं, खवातीन की भी होती है। हमारी तो 60 खवातीन की लिस्ट जमा हुई है, इस तरह मिनॉरिटीज की हमारी जमा हुई है। तो हमारा प्रायोरिटी नंबर 6-7 के जो 2 मिनॉरिटी के हैं, इसमें हकूक गिल हैं और एक और है, और इसी तरीके से बतूल जंजुआ हैं, हमारी एक सुमेरा रजा है और एक फौजिया अब्बास है हमारी। ये 3 खवातीन उन प्रायोरिटी लिस्ट पे, उसके बाद उनकी नोटिफिकेशन होने, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करे। अच्छा फारूक साहब, आज आप जिस तरह कहते हैं कि जो इन्होंने इलेक्शन इस्लाहात की हैं उसके साथ नैब तरमीम की हैं, हम कोर्ट से रुजू करेंगे, और खान साहब ये भी कहते हैं कि नए इंतखाबात के मामले पे बातचीत हो सकती है। अगर नए इंतखाबात की वो तारीख का ऐलान कर देते हैं और दूसरी तरफ यही कहते हैं कि जो तरामीम हमने इलेक्शन इस्लाहात के ज़िम्रे में किए हैं, इसी ज़िम्रे को लेके ही इलेक्शन होंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी इसको? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वोटिंग राइट लिया ओवरसीज का, कितने अरब डॉलरों के लिए, 2-3 अरब डॉलर के लिए पाँव पकड़े हुए IMF के। IMF की जो उनकी शरायत आई है पेट्रोल बढ़ाने के लिए, सब्सिडीज वापस देने के लिए, डेवलपमेंटल बजट को कट लगाने के लिए, वो सारी मानने को तैयार हैं। और जो 32 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, 90 लाख पाकिस्तानी, उनका इतना अग्नि बनता कि हम उनको उनका बुनियादी राइट दे दें, वोटिंग राइट दे दें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है 2012 में कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दें। ये कितना बड़ा जुल्म है। अगर वो आज आपके पैसे रोक लें तो ये मुल्क चल सकता है? मुझे आप सादा सी बात बता दें, ये किन अहमकों की जन्नत में रहते हैं? ये सारा एजेंडा इनका पर्सनलाइज एजेंडा है। जो नैब में तरामीम जिन्होंने की, आपको पता है क्या किया? वो कल उसकी तफसीलात हम लेकर आएंगे सामने उसकी, तो उसके अंदर एक एक शिक हम बताएंगे कि उसका बेनिफिट इसके किस किस लीडर को हुआ। नैब को नो एक्शन ब्यूरो बना दिया इन्होंने पकड़। अब नैब में भी इसी तरह का कोई बंदा ढूंढा जा रहा है, और वो चोरों का जो चीफ लोटा जमीर फरोश राजा रियाज है, उसको इन्होंने खुद साख्ता बना दिया। आपका हमसाया है जी वो तो मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ना, वो तो पाँव पकड़े हुए थे उसने इमरान खान की टिकट लेने के लिए। पूछे ना उससे, तो दाढ़ी को हाथ नहीं लगाता था वो। यानी ये तो बता दें मुझे कि आने वाले जो दिन हैं, मैं फिर वो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बजट का इंतज़ार किया जाएगा, या अगर आपने जिस तरह मुज़ाकरात की बात की है, अगर हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी आएँ आकर मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के लिए बैठें, तो फिर आप हुकूमत को मज़ीद टाइम देंगे? ये 6 दिन गुजरने के बावजूद भी हुकूमत को हमारा, देख फिर मैं राना साहब एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज़ को, वो इंतखाबात को हमारी जरूरत नहीं है, किसी इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, इस मुल्क की जरूरत है। ये पाकिस्तान की मीडिया को समझने की जरूरत है। फ्रेश मैंडेट लोग दें, लोग बताएं कि उनका वजीर आज़म कौन है, उनका वजीर आला कौन है। ये जिस असम्बली में पैसा चल गया हो, जिस असम्बली के अंदर बैरूनी साजिश के तहत अदम एतमाद कामयाब हो गई हो, उस असम्बली के पल्ले कुछ है? टांग किसी की है, नाक किसी का है, बाजू किसी का है, जुबान किसी की है। ये चल सकता है सिस्टम? ये रोबोटिक सिस्टम नहीं चल सकता जिसका बटन किसी और के पास है। ये तो कठपुतली है। आप मेरे किसी और के पास बटन है इसका? और किसके पास बटन? नहीं, किसके पास बटन है? इशारा दे देना थोड़ा सा। और औकात है हुकूमत चलाने की? मुझे आप ये बताएं। नहीं, फिर हमें आप क्या समझते हैं इनके पीछे कोई और खड़ा है? 1 मिनट छोड़े ना जरा, मुझे ये बताएं। हम 3.5 साल, हमारी 155 सीटें थी,
हमें पता है कि हमने किस तरीके से 3-3.5 साल जो है वो निकाले हैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं चोरों डाकुओं की वजह से कि इनको वापस जो है वो मौका ना मिले। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जिनकी भांत की जो है वो लकड़ी जमा हुई हुई है यहाँ पे, ये हुकूमत चला सकती, ये हुकूमत चल सकती है, जिसमें एक वजीर आजम ने सऊदी अरब का दौरा करने जाना है, उसमें सारी जमातों के पार्लियामेंटी लीडर साथ लेके जाने हैं। तो भाई ये कोई मुल्क चल रहा है, कोई सैर सपाटा चल रहा है, ये कोई अपना मुल्क का जहाज है, कोई सफारी ट्रेन है जिसमें सारी मुसाफिर साथ जाने हैं। उनका तो कहना ये है ना फरूख साहब कि हम बताना चाहते हैं पूरी जहां जाएं वहां ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें हमारे साथ हैं। नहीं, सियासी कुव्वतें साथ नहीं है, वो सियासी कुव्वतें साथ नहीं, वो डाकू कुव्वतें कहते हैं हमारे साथ। हम सब ने हाथ में कुछ बोल पकड़ा हुआ है। अच्छा फरूख साहब एक आखिरी सवाल, आपके वो पैसे इनकी झोली में गिरते हैं, वो अवाम के पास नहीं जाते। आपके बेहतरीन इत्तेहादी शेख रशीद अहमद साहब वो ये बात करते हैं कि अगर जिसने भी ये बैरूनी साजिश वाला ड्राफ्ट तैयार किया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है उसने इमरान खान को ऊपर पहुंचा दिया है, बसूरत दीगर हम आवाम में जाने के काबिल नहीं थे। इसकी तायद करते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है। अल्लाह ताला असबाबुल असबाब है, अल्लाह ताला इज्जत देता है। इमरान खान की नीयत साफ है। वो भाईजान इमरान खान को जो चैलेंजेस मिले, किसी को मिले, हमें टड्डी दिल हमने देखा, भारत के साथ फेस ऑफ हमने देखा, 2 जहाज इमरान खान का जिगरा था ना, गिरा दिए, वरना यही नवाज शरीफ था। ये तो मुलाकातें मोदी से छुप छुप के खटमंडू में करता था, कभी घर बुलाता था, कुंडी लगा के मुलाकातें करता था, ना कोई इदारा अंदर होता था, हमला होता था उधर भारत के अंदर, FIR ये गुजरांवाला में काट लेता था। ये तो 2 जहाज भी इमरान खान वजीर आजम था ना, गिरा दी उन्होंने कहा हम रिटेलिएट करेंगे, सोचेंगे नहीं। उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि ये जिस किस्म की बातें ये करते हैं, कोरोना को भुगतना को आसान काम था। 6% ग्रोथ दी है राणा अजीम साहब हमने, 4.5% एग्रीकल्चर नहीं, इसको तो पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान में जो किया। अच्छा एक आखिरी सवाल, खान साहब आप पेशावर ही रहेंगे या बनी गाला भी आके बैठेंगे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है और उस हिकमत अमली को हमने अपनाया है। और फिर मैं आपको ये कहूँगा कि हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ आएंगे, पुरअमन हमारा एहतजाज होगा। अवाम के जोर के ऊपर हम इनको घर भेजना चाहते हैं। अवाम के अंदर इनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, अवाम के अंदर ये अनपॉपुलर हैं। राणा साहब मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में तो ये आंसू गैस पूरे शहरों में चलाई है, तो वो बताएं जो 2-2 साल 4-4 साल के बच्चे खवातीन लेके लिबर्टी चौक लाहौर में आई थी, उनका क्या कसूर था? नहीं, वो तो मैं मौके पे मौजूद था, मैं तो मौके पे मौजूद था, मैंने बिल्कुल 6 माह का बच्चा भी देखा। कराची में खवातीन पाकिस्तान का झंडा पकड़ के आई, क्या पाकिस्तान का झंडा पकड़ा था उन्होंने? वो भारत का झंडा पकड़ा हुआ था जालिमों। वो जुल्म क्यों किया इन्होंने? ये सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। राणा साहब ये एक्सपोज हो गए हैं, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। हम कोई इक़्तिदार के लिए ये नहीं कर रहे, हम इसको जहाज समझ के कर रहे हैं कि हम बातिल के खिलाफ लड़ाई समझ के हक और सच के मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानियों को, उन खवातीन को जो मैंने उस रात जाग के डी चौक के ऊपर देखी है, फैमिलीज देखी है जिन्होंने आंसू गैस खाई है, जिनको कोई तस्वर नहीं कर सकता था, जो अपने अपने घरों में शायद कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो बाहर निकले हुए थे मुल्क के अंदर एक बेहतर निजाम के लिए, मुल्क के अंदर एक बेहतर निजाम के लिए निकले थे। आप भी अवाम में ही वापस जाएंगे और अवाम की ताकत से ही इस मुल्क का निजाम जो है वो बेहतर करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च फिर से होगा, पूरी तैयारी के जरिए होगा। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मजीद भी कुछ इशूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुआशी सूरत हाल किस नहज पे है? मुल्क में जो मुआशी फैसले हो रहे हैं वो किस समत को हमें ले जाएंगे? मौजूदा हुकूमत जो है वो रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रही है, तो उससे बेहतरी कितनी आएगी? दूसरा, महंगाई कम होने की जो बातें हो रही हैं, महंगाई किस हद तक कम है? तीसरी बात यह कि बैनुल अक़वामी सतह पर किन चैलेंजेस का सामना है और मुल्क इस वक्त किस दौराहे पर खड़ा है? मुआशी तौर पर जो हम रिलीफ मांग रहे हैं, जो हम कर्ज मांग रहे हैं IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और सऊदी अरब से जो हमने इमदाद मांगने की कोशिश की है, उससे बेहतरी क्या आएगी? वो कब तक मिलने की तवक्को है? इस पूरे मौशी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है FPPCI इरफान इकबाल शेख साहब ने। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, पुरानी हुकूमत और अब की हुकूमत
अब की हुकूमत ये क्लेम करती है कि पुरानी हुकूमत ने कुछ गलत फैसले किए थे, कुछ गलत शराइत के ऊपर IMF से डील कर ली थी, जिसका खुमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है और उसी खुमियाजे को भुगतते हुए हमें मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। तो आप मौजूदा हुकूमत के इस मौक़िफ़ को किस हद तक सच मानते हैं? सर मैं एक चीज़ तो पहले कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आई है ना, उसने अपना जो मुद्दा है ना वो अपने पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डाला है, तो ये नई बात नहीं है। तो ये तो होता ही रहा है और होता रहना है यहाँ पाकिस्तान में। मसला ये है कि जो हालात बन गए हैं या जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में आप जब तक कोई फैसले नहीं करेंगे, इकोनॉमी का जो पहिया है जो जिस रफ्तार से चल रहा है और जिस तरह से डाउन जा रहा था, इसके लिए आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। शेख साहब, शरह सूद बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ने जा रही है। आप बतौर ताजर रहनुमा, आप पाकिस्तान की पूरी ताजर बरादरी को भी देखते हैं, सरमाया जितने बिजनेसमैन उनको भी देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसमें ताजर जो है उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेहतर होगी या पाकिस्तान की इंडस्ट्री मज़ीद ज़वाल की तरफ जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पिछले 50 डेज जो गुजरे हैं, इस 50 डेज में तो एक बहुत इसने डिले कर दिया है। मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट को, क्योंकि ये एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, इसको तो आपके साथ ही फैसले लेने चाहिए थे, डिसीजन करने चाहिए थे। क्योंकि आप देखें कि आपका शेख साहब, हुकूमत ने तो आते ही डिसीजन ये लिया, हुकूमत ने दरामदात पे पाबंदी लगा दी। हुकूमत कहती है दरामदात पे पाबंदी लगाएंगे तो उसके साथ साथ मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा। कुछ हल्के ये राय रखते हैं कि दरामदात पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी, आपको टैक्स की शरह, आप इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देते, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाते तो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। आप इंपोर्ट पे पाबंदी को किस नजर से देखते हैं? देखिए, इसमें दो नजरिए हमारे पास। हमारे पास आती है ट्रेड से, हमें आता है कि ड्यूटी खत्म कराएं, जितना ये दरामद करनी चाहिए। लेकिन सारी इंडस्ट्री और सब लोग जो कहते हैं कि ये हर सूरत बंद होना चाहिए, मेरी अपनी राय है। देखिए, मैं कहता था कि सिर्फ लग्जरी आइटम और नॉन एसेंशियल आइटम जो ना उसके ऊपर लगना चाहिए, बाकी चीजें जो ना आपको साथ साथ रखनी पड़ेगी। क्योंकि जो चीजें हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है या जो हमारी जिसकी प्रोडक्शन नहीं है, उस प्रोडक्शन वाली आइटम को तो हम जो ना ठीक है कि उसको इम्पोर्ट की थोड़ी बहुत इजाजत दे। आपने देखना है कि आपका एक शेयर कितना है। देखिए, आपका मेन शेयर है आपकी गाड़ियाँ, आपका मेन शेयर है आपका पाम ऑयल, आपका मेन शेयर है आपका पेट्रोल। आपकी इम्पोर्ट में जो मेन है ना ये सारे हैं। उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री जो आई है और मशीनें आई हैं, वो सारी इंडस्ट्रियल जो पैकेट मिला था पीछे, उसका एक लोड था। क्योंकि आपने टर्म में दिए थे 460 बिलियन। अब जब 460 बिलियन दिए तो सब आना था, उसका इम्पैक्ट करना था 4-5 महीने बाद। तो वो एक प्रेशर बना, इम्पोर्ट आपकी हो गई बहुत ज्यादा, 65.5 बिलियन से भी ऊपर चली गई। और आपका इम्पोर्ट, आपके एक्सपोर्ट 39.3 बिलियन का डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट था। तो इसमें हमें फैसले हर सूर लेने चाहिए थे और ये अच्छा फैसला किया कि दरामदें बंद करेंगे, हम अपनी इंपोर्ट बंद करेंगे, तभी जाके हमारे हालात ठीक होंगे। ये तो पक्की बात है। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ इसके ऊपर 100% हूँ कि दरामदात को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सारी चीजों को नहीं। आपने देख रहे हैं कि छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो छोटे छोटे से मसले मसाइल हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, उसको तो करना चाहिए। बेबी मिल्क जो है यहाँ पे नहीं मिलता मसाल के तौर पे, अब वो बेबी मिल्क जो है ना उसकी तो आपने परमिशन देनी चाहिए थी। बाकी चीजें जो ना, हाँ, जितनी भी है वो जो लग्जरी आइटम है उन सब के ऊपर बैन लगाए। अच्छा शेख साहब, उन सब पर बैन लगना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। ये बता दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, मजीद बढ़ने जा रही है, बिजली की कीमत बढ़ गई, मजीद बढ़ने जा रही है। इससे लाजमी बात है कि लागत भी बढ़ जाएगी। जो सामान आप बना रहे हैं, जो तैयार करके दे रहे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे ताजर जो है उससे जो बैरून मुल्क से जो आर्डर लिए होंगे, जो बाहर चीज़ें बेच रही हैं, आपने आर्डर पुराने रेट्स पे लिए हुए थे, अब क्या जाके फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जब आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो हर आइटम के ऊपर इंक्रीज आएगा। महंगाई का एक जरूर उससे तूफान आएगा। असली तौर पे मैं समझता हूँ कि क्योंकि अब इनको करना पड़ता था फैसला, पूरी दुनिया में चीजें महंगी हो रही हैं, पूरी दुनिया में चीजें, हमारी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए फैसला करना, ये कोड़ा
कड़वा घूंट था जो कि पीना पड़ना था इस गवर्नमेंट को। और हमें भी नजर आ रहा था कि इसके बगैर यहाँ तो ये अपना छोड़ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो ये फिर इसको लगाना पड़ेगा। IMF की भी कंडीशन थी कि जब तक आप नहीं बढ़ाते तो तब तक आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए तो बनना था। लेकिन एक बात जरूर है कि हर चीज का एक इफेक्ट, हर चीज के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। चीजें महंगी होंगी, महंगाई जो पहले थी महंगाई और बढ़ेगी। आप ये कहते हैं कि हमें ये सब कुछ पता था, हुकूमत को भी ये पता था। रुपए की डीवैल्यूएशन की वजह आप बड़ी क्या समझते हैं? रुपए की डीवैल्यूएशन हमारी अपनी प्लानिंग और उसके बाद हमारा दरामदार। देखिए, जब हमने अपनी इम्पोर्ट को नहीं रोका, मौके पे नहीं रोका, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड सप्लाई की बात है ना, कि आपके पास डिमांड हो गई ज्यादा इम्पोर्टर्स की और आपके पास सप्लाई कम से डॉलर था ही नहीं, आपके रिजर्व आपके पास है ही नहीं कि आप देने काबल नहीं थे, तो उसकी वजह से फिर डॉलर शूट करता है, फिर कंट्रोल में नहीं रहता। और आपने जब डॉलर को ओपन रखा हुआ है तो फिर डॉलर कंट्रोल होना ही था। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे रुपया, अल्लाह का शुक्र है, अब डिक्लाइन होना शुरू होगा। मुझे उम्मीद है कि ये 100 और 85 और 90 के दरमियान में आ जाएगा। मुझे लगता है कि अब आ जाएगा, कम हो जाएगा ये। लेकिन डॉलर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर देखिए 2-3 वजूहत है। एक, हमने अपना ज़र मुबादला बचाना है, एक इसको बढ़ाना है। सही। हमने गवर्नमेंट को इसलिए तजावीज़ दी थी और इस गवर्नमेंट को भी तजावीज़ दी है कि खुदा के लिए आप अपने जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इनको 24/7 के लिए उनको कई ब्रांचेस खोले, स्पेशल ब्रांचेस हर शहर में, हर देहात में, हर जगह पे जो अपना कुछ ब्रांचेस हो जो खुले और उन लोगों को जो रेमिटेंस करते हैं वहाँ पे उनको हर वक्त फ्री ऑफ चार्ज उनको दें। क्योंकि लोग हुंडी पे क्यों जाते हैं, किसी का बाप फोत हो गया, किसी की वालदा फोत हो, उनको घंटे में पैसे चाहिए। सिस्टम्स में कुछ तब्दीलियां वकूपज़ीर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके मशवरे गुज़श्ता हुकूमतों को भी दिए गए, मौजूदा हुकूमत को भी दिए जा रहे हैं। तो मुश्किल फैसले अगर ये कर लिए जाएं तो मुआशी इस्तेहकाम भी आ सकता है, डॉलर की कीमत भी नीचे आ सकती है। बहुत शुक्रिया इकबाल शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। कल होगी मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।